बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. I hope you all are enjoying good health. अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। प्रीवियस 3 चैप्टर्स हमने क्लास में पढ़ लिए थे। इसका तमाम काम आपको कॉपी पर करवा दिया गया था। अब आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर में आपको मुख्तलिफ़ बातों के बारे बताया जाएगा। Before starting my lecture, I want to discuss 3 main points with you. The first point is, before listening and watching any video related to your any subject, you will have to collect all the related stationery, pencil, sharpener, copy, notes, सब चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको अपने आप को आइसोलेट करना होगा। ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ वाइल स्टडिंग योर लेक्चर, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएंगे जहाँ पर लोगों का आना जाना है तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपकी तवज्जो हट जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ you will have to pay full attention and concentration over your lecture. आपकी फुल अटेंशन और फुल फोकस आपके लेक्चर पर होना चाहिए। इस दौरान आपकी तमाम एक्टिविटीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आपकी तवज्जो आपकी टीचर की आवाज़ की तरफ और उनके पढ़ाए जाने वाले लेक्चर की तरफ होनी चाहिए। जैसे आप क्लास में तवज्जो देते हैं, आप सब बहुत गुड स्टूडेंट्स हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये लेक्चर बहुत तवज्जो से सुनेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, I would like to define the main points which have been derived in this lecture. इस लेक्चर में आपने जो भी चीज़ें जाननी हैं उसके बारे में मैं आपको पहले बताती चलूँ। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके लिए आपके पेरेंट्स के साथ बाज़ार जाने के लिए क्या एहतियातें करनी चाहिए। जब भी आप बाज़ार जाएं, अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ के रखें, बिला वजह इधर उधर मत घूमें और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अपने घर में ही स्टे करें ताकि आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार ना हो सकें। अक्सर मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स से पहले बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होता है एंड बिकॉज़ ऑफ दिस आपकी पेरेंट्स आपको जब लेकर जाते हैं तो उन्हें फ़िक्र होती है कि आप कहीं गुम ना जाएं, इधर उधर ना हो जाएं, मिसप्लेस ना हो जाएं। तो इस वजह से आप बेहतर है कि अपनी चीज़ें जब ख़रीदने जाएं तो अपने पेरेंट्स के साथ या मदर के साथ आप स्टे करें। अब यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर एक लड़की है आयशा, जो पहली दफ़ा अपनी वालदा के साथ मार्केट या बाज़ार जाती है। वहाँ पर वो क्योंकि पहली दफ़ा अपनी मार्केट बाज़ार का विज़िट करती है तो उसको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। जब आप बाज़ार जाते हैं अपने मदर फादर के साथ तो आपको भी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें नज़र आती होंगी, कहीं फ्रूट्स, कहीं वेजिटेबल्स, कहीं मीट, कहीं ज्वेलरी, कहीं शूज़। तो वहाँ पर आयशा को मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब आगे क्या होता है और किस बेस पे उसको किस कंडीशन पर ले जाया जाता है वो क्या है कि वालदा का कहना है कि मैं तुम्हें सिर्फ़ उसी वक्त लेके जाऊंगी जब तुम हाथ पकड़ के रखोगी और अगर तुमने हाथ नहीं पकड़ा तो तुम किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकती हो। तो रश होने की वजह से वो अपनी बेटी को आयशा को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। अब जब वहाँ मार्केट में पहुँचती हैं वालदा और आयशा, तो वालदा आयशा से कहती हैं कि आपने मिडल ऑफ द मार्केट खड़े होना है, मैं कुछ चीज़ें लेकर आ रही हूँ। तो जैसे ही वालदा जाती हैं तो एक थीफ का पता है आपको थीफ का क्या मतलब है? व्हाट डू यू नो अबाउट थीफ? अ पर्सन
who can steal everything from you, कोई भी चीज़ चुरा सकता है आपसे। तो एक काले रंग के लिबास में मलबूस ख़ास किस्म की अपीयरेंस के साथ एक थीफ भागता हुआ आता है और आयशा की मदर का पर्स ले जाता है। अब आयशा की मदर का पर्स छीनकर जब वो भाग रहा होता है तो वो आयशा जहाँ खड़ी होती है उस तरफ से गुज़रता है। आयशा इस दौरान एक प्लान करती हैं कि वो किस तरीके से अपनी मदर का पर्स बचा सकती हैं। तो वहाँ पर खड़े हुए फेरी फ़रोश जो मुख्तलिफ़ किस्म की रेड़ी या फेरी लगाए खड़े होते हैं, तो उनमें एक माल्टे की रेड़ी लगाए एक खड़ा होता है फेरी फ़रोश। तो आयशा उसकी मदद से अपने तमाम माल्टे ज़मीन पर गिरा देता है वो, और उससे उस थीफ का पैर स्लिप होता है और वो गिर जाता है। फिर तमाम लोग उस थीफ को पकड़ लेते हैं और उससे उसकी वालदा का पर्स छीन लेते हैं। पुलिस आ जाती है और वो उसको पकड़ लेते हैं। वहाँ पर मौजूद तमाम वेंडर्स, तमाम फेरी फ़रोश आयशा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उसको ये कहते हैं कि तुमने बहुत हौसला मंदी का काम किया। और आयशा बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती है, बहुत खुशी महसूस करती है जब सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। सब फेरी फ़रोश उसको छोटे छोटे तोहफ़े देते हैं और वो तोहफ़े लेकर घर आ जाती है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का डिटेल, जो कि आपको मैंने ब्रीफ कर दिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स मुश्किल अल्फाज, ताकि आप उसके बारे में जान सकें। चैप्टर नंबर 4, द थीफ एट द मार्केट। बाज़ार में एक चोर। द थीफ एट द मार्केट, बाज़ार में एक चोर। डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1, लोकल मार्केट। नंबर 2, वेंडर। वेंडर मीन्स फेरी फ़रोश। थीफ, चोर। किलोग्राम्स यानी मैयर करने के लिए, मापने के लिए एक ख़ास किस्म का स्केल होता है। ऑब्ज़र्विंग, मुशाहिदा करना। मार्बल्स, छोटे छोटे ऐसे शीशे के टुकड़े जो आसानी से फिसल सकें। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग किसी चीज़ का आपकी तरफ आना। वंडरफुल, हैरत अंगेज़। टिल्टेड, गिरा देना, झुका हुआ, दो मायने हैं इसके। शॉपकीपर, दुकानदार। These were the dictation words. Now let's words meaning. कंडीशन, शर्त। कंडीशन का मतलब हालत भी होता है, बट इस चैप्टर में कंडीशन का मतलब है शर्त। वांडर ऑफ, इधर उधर घूमना। स्क्रीम्ड, चिल्लाया। स्पेंट, खर्च किया। अर्न, कमाया। शुगरकेन, गन्ना। जूस, रस। क्राउड, हजूम। स्टोल, चुराया। ये सेकंड फॉर्म है स्टील की। स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील चुराना, स्टोल चुराया। स्टोलन थर्ड फॉर्म है। बैलेंस, तवाज़ुन। ब्रेवरी, बहादुरी। इंटेलिजेंट, ज़हीन। लाफिंगली, हंसते हुए। प्रूव्ड, साबित किया। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स वर्ड्स सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड इज़ ट्रिप। ट्रिप का मतलब सफ़र या दौरा। I am going with my school trip, full stop. Keep it in mind, students, if you will not put a full stop at the end of your sentence will be wrong. Always put full stop after completion of every sentence. पेपर्स में भी आप अक्सर जगह ये मिस्टेक करते हैं कि आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से मैं आपकी मार्किंग करते हुए मार्क्स कट कर लेती हूँ। सेकेंड वर्ड इज़ होल्डिंग। होल्डिंग, पकड़े हुए।
माई मदर इज़ होल्डिंग माई हैंड, मेरी अम्मी मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। वेंडर, फेरी फरोश, जो आपके अक्सर दरवाज़े पे भी आते हैं, जैसे पुरानी अखबार लेने वाले हैं, जैसे फल वाले हैं, जैसे सब्ज़ी वाले हैं, आवाज़ लगाते हुए इधर से उधर मूव करते हैं, घर घर जाकर सब्ज़ी बेचते हैं, तो उनको वेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंडर। देयर वर मैनी वेंडर्स इन द मार्केट, फुल स्टॉप। देयर वर मैनी वेंडर्स इन द मार्केट, फुल स्टॉप। मार्केट में बहुत से फेरी फरोश थे। मिडल, मिडल मीन्स दरमियान। आई एम स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द मार्केट, मैं मार्केट के दरमियान में खड़ा हूँ। प्राउड, प्राउड, मगरूर, फ़ख्र, फ़ख्र करना। माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, फुल स्टॉप। माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, फुल स्टॉप। मेरे वालिदैन मुझ पर फ़ख्र करते हैं। सो दीज वर्ड्स, sentences are the part of your chapter which have been given as PDF in your vacation work. So let's start our reading. Put your finger on the proper word and do pay attention. Hold your lead pencils in your hand and try to write difficult words while reading. So, are you ready for the reading? Very good. The thief at the market. Open your book, page number 67. Page number 67, chapter number 4, The Thief at the Market. Before starting the reading, you can see 2 points over your leaf. What are some of the sights, sounds and smells you find when you go to the market? Question mark. कौन कौन सी जगहें, नज़ारे, साइट्स नज़ारे, साउंड्स आवाज़ें, एंड स्मेल्स और खुशबू यू फाइंड आपको मिलती हैं व्हेन यू गो टू द मार्केट, जब आप मार्केट जाते हैं। जब आप मार्केट जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, कौन कौन सी आवाज़ें आप सुनते हैं, कैसी कैसी खुशबुएँ आपको सूंघने को मिलती हैं। अब ये आपने अपने तौर पर जवाब अपने जहन में रखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट वुड यू डू इफ़ अ थीफ रैन अवे विद समथिंग यू ओन? क्वेश्चन मार्क। आप क्या करेंगे कि अगर कोई चोर आपकी कोई भी चीज़ चुरा कर भाग जाए? क्वेश्चन मार्क। ये थी प्री रीडिंग, यानी इसको पढ़ने से पहले आपके जहन में ये छोटे से सवालात उन्होंने किए हैं जिसका आपने अपने अल्फाज में जवाब देना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द थीफ एट द मार्केट। बाज़ार में एक चोर। रेड, कॉमा, ग्रीन, कॉमा, ब्लू, कॉमा, येलो, कॉमा, ऑरेंज, कॉमा, पर्पल। पर्पल के बाद छोटा सा डैश है, ठीक है, जो कि गैप पैदा कर रहा है। इसकी डिटेल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो कलर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, देखें स्टार्ट कितना खूबसूरत लिया है इस लेसन का। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, आप सब इसको बहुत इन्जॉय करेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ें। रेड कौन सा कलर होता है? सुर्ख। ग्रीन सब्ज़, ब्लू नीला, येलो पीला या जर्द, ऑरेंज माल्टा यानी ऑरेंज कलर, पर्पल जामनी। देयर वर कलर्स एवरीवेयर। आयशा लुक्ड। आयशा ने जहाँ भी देखा उसको बहुत सारे रंग हर तरफ नज़र आए। यहाँ पर एक सीन है, आपने अपने आप को आयशा समझना है, ठीक है।
कि आप आयशा के कैरेक्टर में आ गए हैं और आप एक मार्केट में खड़े हुए हैं। आप अपनी मम्मा के साथ, अपनी वालदा के साथ पहली दफ़ा मार्केट गए हैं। अब मार्केट आप पहुंच गए हैं, ठीक है जी, मार्केट आप सब पहुंच गए हैं और वहाँ पर आपको सबसे पहले जो चीज़ें नज़र आई हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग नज़र आए हैं। कलर्स, विच कलर्स? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पर्पल। ये मुख्तलिफ़ तरह के रंग हैं जो हर तरफ आयशा को दिखाई दिए। फुल स्टॉप। दिस वॉज हर फर्स्ट ट्रिप टू द लोकल मार्केट विद हर मदर। ये उसकी अम्मी के साथ उसका मकामी मार्केट का पहला सफ़र था। मुश्किल अल्फाज ले लेंगे। फ़र्स्ट ट्रिप का मतलब है पहला सफ़र। लोकल मार्केट जो आपके घर के करीब होती हैं मार्केट्स, जैसे समनाबाद मार्केट है यहाँ पर, आपको पता है आप जाते रहते होंगे, और मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार जो आपके घर के करीब हों वो मकामी मार्केट यानी लोकल मार्केट कहलाते हैं। विद हर मदर, दिस वॉज हर फर्स्ट ट्रिप टू द लोकल मार्केट विद हर मदर। ये उसकी अम्मी के साथ उसका पहला सफ़र था मकामी मार्केट की तरफ। फुल स्टॉप। She had been allowed to go on one simple condition. उसको एक बहुत ही सादा शर्त पर जाने की इजाज़त दी गई थी। She had been allowed, उसको इजाज़त दी गई थी। allow की सेकंड फॉर्म है allowed, इजाज़त दी गई। to go, जाने की। ऑन वन सिंपल कंडीशन, कंडीशन का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ वर्ड्स मीनिंग में, शर्त। लिख लीजिए शर्त। किसको इजाज़त दी गई सबसे पहली दफ़ा जाने के लिए? कौन बताएगा? दैट्स ग्रेट, आयशा को। आयशा वॉज गिवन टू गो टू द मार्केट विद हर मदर ऑन अ सिंपल कंडीशन। क्या शर्त थी? कोलन्स लग गए हैं। देखिए जो दो डॉट्स बेटा ऊपर नीचे लगे होते हैं उनको पंक्चुएशन मार्क्स में कोलन्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बात जो है वो आगे डिफ़ाइन की जा रही है, ठीक है, उसको आगे बयान किया जा रहा है, मज़ीद बयान किया जा रहा है बात को आगे। तो अब बात क्या बयान हो रही है? शी वुड स्टे, ये वो शर्त है जिसके बारे में बताया जा रहा है। शी वुड स्टे क्लोज टू हर मदर, कि वो अपनी अम्मी के करीब रहेगी। कहाँ पर जाकर? वेरी गुड, अपनी अम्मी के साथ जब वो बाज़ार जाएगी तो वो अपनी मदर के साथ ही रहेगी। एंड नॉट वांडर ऑफ ऑन हर ओन, और अपनी मर्ज़ी से इधर उधर नहीं घूमेगी। वांडर ऑफ, इधर उधर घूमना। जैसे माँ वालदा साहिबा आपकी यहाँ हैं और आप दूसरी दुकान पे पहुँच गए हैं, फिर आप कहीं और चले गए हैं तो मम्मा ढूंढ रही हैं, उनकी तवज्जो शॉपिंग से हट के आपकी तरफ हो गई है। कभी आप किसी जूस वाले की दुकान पे रुक जाते हैं कि जी नहीं, आई वांट टू ड्रिंक सम जूस, बॉटल, कोक एट्सेट्रा। बेटा दिस इज़ नॉट द वे। आपको अगर बाज़ार जाना है अपनी मदर के साथ तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं करना और उनके साथ रहना है और उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो किस शर्त पे इजाज़त मिली आयशा को साथ जाने की? कि वो अपनी वालदा के करीब रहेगी और अपनी मर्ज़ी से इधर उधर नहीं घूमेगी। सेकंड पैराग्राफ, पुट योर फिंगर। होल्डिंग हर मदर्स हैंड, पोस्ट ऑफ एस के साथ आया है मदर्स हैंड। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफ एस, का, के, की, ठीक, ये मिल्कियत ज़ाहिर करता है, ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। अपनी वालदा का हाथ पकड़े हुए आयशा वॉज अमेज्ड टू सी टेबल्स फुल ऑफ एप्पल्स। आयशा देखकर हैरान हो गई, वहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए थे, मेज़ें लगी हुई थीं, भरी हुई थीं किस चीज़ों से? एप्पल्स, ग्रेप्स, मैंगोज़ एंड ऑरेंजेस। पहली दफ़ा गई थी ना आयशा, तो इसलिए वो बहुत हैरान हो रही हैं कि मैं बाज़ार गई हूँ तो क्या क्या नज़र आ रहा है। लुक एट योर पेज नंबर 67। यू कैन ईज़ीली अंडरस्टैंड ऑल द सीन विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय मी। कि देखिए
इर्द गिर्द वहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टॉल्स बने हुए हैं। आप भी जब मार्केट में जाते हैं तो आप भी हैरान हो जाते हैं। तो इसी तरह आयशा फलों की जो टेबल्स लगी हुई थी, जो वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, उनको देखकर हैरान हुई, जो कि भरे हुए थे सेबों से। ग्रेप्स क्या होते हैं? अंगूर, अंगूरों से। मैंगोज़ एंड ऑरेंजेस, आम और माल्टों से। फुल स्टॉप। अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द बेस्ट मीट इन टाउन राइट हेयर एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ सबसे अच्छा गोश्त मिलेगा, सबसे अच्छा गोश्त मिलेगा। शाउटेड वन वेंडर, एक फेरी वाला चिल्लाया। मैं ये साउंड्स के साथ जो आपको बेटा पढ़ा रही हूँ, द रीज़न इज़ दैट कि आपको अच्छे तरीके से वो सीन समझ में आ जाए जहाँ मैं आपको ले जाना चाह रही हूँ। यू आर इन अ मार्केट एंड यू आर इन द कैरेक्टर ऑफ आयशा। यहाँ मार्केट में सबसे अच्छा गोश्त मिलेगा, एक फेरी वाले ने चिल्लाकर कहा। वेंडर मीन्स फरोश, फरोश का मतलब बेचने वाला। अब क्या बेचने वाला है यहाँ पर? गोश्त बेचने वाला है। फेरी, फरोश, बेचने वाला, इसको वेंडर कहते हैं। एक गोश्त बेचने वाले ने चिल्लाकर कहा, यहाँ सबसे अच्छा गोश्त मिलेगा। इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है। गेट 20 रुपीज़ ऑफ इफ़ यू बाय 2 किलोग्राम्स ऑफ टोमेटोज़, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 2 किलो टमाटर ख़रीदने पर आपको 20 रुपये की छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। आपको 20 रुपये कम पे मिलेंगे अगर आप 2 किलो टमाटर ख़रीदते हैं। एक दूसरा फेरी वाला चिल्लाया। स्क्रीम्ड अनदर, स्क्रीम मीन्स चिल्लाया। बिसाइड्स फूड, कॉमा, बिसाइड्स के अलावा। बिसाइड्स ये वो वर्ड्स हैं बेटा जो रीडिंग के दौरान मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट ऑल द वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या चिल्ला रहा था दूसरा फेरी फरोश? बिसाइड फूड, यानी खाने के अलावा। आयशा ऑल्सो सॉ शूज़, कॉमा, ज्वेलरी एंड क्लोथ्स बीइंग सोल्ड। आयशा ने देखा कि वहाँ पर जूते, ज्वेलरी जो आप पहनते हैं, इयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गई, नेकलेस हो गया, बैंगल्स हो गई, ये ज्वेलरी में आता है कि वहाँ पर ज्वेलरी, जूते, खाना और कपड़े भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। सेल, SELL, सेल, सोल्ड, 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 सोल्ड के वहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे थे। फुल स्टॉप। She loved how a shopkeeper's smile meant a customer's frown. उसको ये बहुत अच्छा लग रहा था देखकर कि दुकानदार की स्माइल meant a customer's frown, कि स्माइल करता हुआ दुकानदार जो था जब कुछ कहता था तो ग्राहक एकदम अपने माथे पर बल डाल लेता था। जैसे क्यों डाल लेता था? क्योंकि जब वो उनके रेट्स बताता था तो वो ख़रीदार बहुत परेशान हो जाता था और उसके माथे पे बल आ जाता था। फ्राउन का मतलब है माथे पर बल डालना, थोड़ा गुस्सा हो जाना, माथे पर बल डालना। कुछ याद आया आपने ये फ्राउन का लफ्ज़ कहाँ पढ़ा हुआ है पहले? हु विल टेल मी? वेरी गुड, अंकल साजिद वाले लेसन में पढ़ा था ना आपने कि अंकल साजिद के माथे पर हमेशा बल रहते थे और वो जब हाथ में एक स्टिक और उनके माथे पर तेवरी होती थी वो लेकर जाते थे। तो आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है। फ्राउन मीन माथे पर बल डालना। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि जब दुकानदार मुस्कुरा कर ग्राहक से बात करता था और ग्राहक के माथे पर, कस्टमर ग्राहक के माथे पर बल आ जाता था। फुल स्टॉप। यानी वो एकदम से परेशान हो जाता था। एज वन पर्सन स्पेंट मनी, एक शख्स जब पैसे खर्चता है, द अदर अर्न इट, तो दूसरा पैसे कमाता है। यानी क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं आलू परचेज़ करती हूँ, आलू ख़रीदती हूँ तो मुझे आलू मिल जाते हैं और सब्ज़ी वाले को क्या मिल जाते हैं? पैसे मिल जाते हैं। जब आपको कोई स्नैक्स ख़रीदनी होती हैं, कोई बेकरी आइटम लेना होता है तो आप वहाँ जाके चीज़ ले लेते हैं और
बेकरी वाले को क्या मिल जाता है? पैसे मिल जाते हैं। तो कहने लगी कि एक शख्स पैसे खर्च रहा था और दूसरा कमा रहा था। अब यहाँ पर पिक्चर के नीचे से हम दोबारा से शुरू करेंगे। द स्मेल ऑफ चाट। अब मार्केट में तो आपको पता है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पर, शॉप्स पर। तो यहाँ पर किस किस चीज़ को बयान किया गया है? द स्मेल ऑफ चाट, चाट की खुशबू। किस किस को पसंद है चाट? वेरी नाइस। चाट को तो पता है ना आपको, चाट क्या होती है? आपने बहुत इन्जॉय किया होगा रमज़ान मुबारक में भी। तो यहाँ पर चाट की खुशबू, कॉमा, शुगर केन जूस, शुगर केन जूस गन्ने का रस, एंड कॉर्न ऑन कॉब्स, और वो मकई जो रेत के अंदर दबी हुई आप खाते हैं, जिसको आप आम लैंग्वेज में छल्ली या भुट्टा भी कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कॉर्न ऑन कॉब्स क्या कहते हैं? कॉर्न ऑन कॉब्स। फिल द एयर, हवा में भरा हुआ था एक अरोमा, एक खुशबू। किन चीज़ों का? चाट का, गन्ने के रस का और मकई यानी छल्ली का। फुल स्टॉप। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द मार्केट, मार्केट के दरमियान खड़े हुए, आयशा थॉट, आयशा ने सोचा, इट वॉज़ अ ट्रूली वंडरफुल प्लेस, ये तो एक बहुत ही हैरत अंगेज़ जगह है। कौन सी जगह? इज़ दैट हॉस्पिटल, इज़ दैट प्लेग्राउंड, और इज़ दैट मार्केट? वेल डन, इट वॉज़ अ मार्केट। आपको पता है ना कि आपके पेपर्स में आपके MCQs अनसीन आते हैं। MCQs मीन्स कि आपको मैं एक सेंटेंस में मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के साथ सवाल पूछती हूँ जो कि आपको अनसीन यानी आपने वो पहले नहीं किए होते। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए MCQs तलाश करने में। तो आयशा ने सोचा कि ये तो वाकई, ट्रूली, वाकई, हकीकतन बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। Aisha's mother had wondered her there would be a huge crowd of people at the market. Aisha's mother had warned her. आयशा की वालदा ने उसे ख़बरदार किया, there would be कि हो सकता है, a huge crowd एक बहुत बड़ा हजूम, of people लोगों का हजूम, at the market कहाँ पर? मार्केट में। यानी जाने से पहले आयशा की वालदा ने उसको वार्न कर दिया था कि देखो जा तो रही हो आयशा आप मेरे साथ, बट कीप इट इन माइंड कि हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड ऑफ पीपल हो। जैसे आपकी मम्मा कहती हैं जब आप जाने की ज़िद करते हैं कि देखो जा तो रही हो पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम घर रुक जाओ, पर आप कहते हैं कि नो नो नो, मैंने तो घर नहीं रुकना, मैंने तो आपके साथ जाना है। तो आयशा की मदर ने उसको ख़बरदार कर दिया। वार्न का मतलब सेकंड फॉर्म है वार्न की। वार्न मीन्स ख़बरदार किया, ख़बरदार किया, सेकंड फॉर्म है ख़बरदार किया कि वहाँ पर लोगों का हजूम हो सकता है। एंड शी वॉज़ राइट, और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। men, women and children covered the entire ground of the market like little ants. आदमी, औरतें और बच्चे तमाम के तमाम ने उस ग्राउंड को इस तरह कवर किया हुआ था रश की सूरत में जैसे छोटी छोटी चूंटियाँ, यानी इतना ज़्यादा हजूम था, रश था, ऐसा लग रहा था कि लोग नहीं बल्कि छोटी छोटी एंट्स का क्या मतलब है? चूंटियाँ, एंट्स, चूंटियाँ, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बेटा एंट्स, एंट्स, ठीक है। आंट आपकी खाला या आंटी, और एंट्स, एंट्स मीन चूंटियाँ, फुल स्टॉप। सिंस ईद वॉज अप्रोचिंग, क्योंकि ईद आने वाली थी, अप्रोचिंग करीब आ रही थी, आने वाली थी, फुल स्टॉप। इट वॉज़ अ वेरी बिज़ी डे, ये एक बहुत ही मसरूफ़ दिन था। गर्ल्स वर बिज़ी,
ट्राइंग ऑन बैंगल्स। गर्ल्स क्या ख़रीद रही थीं? जी बिल्कुल, जब ईद करीब आ रही होती है तो आप लोगों को शौक़ होता है कि हम मैचिंग बैंगल्स पहन लें, और जब गर्ल्स मार्केट जाती हैं तो सबसे पहली उनकी एक ख्वाहिश होती है, डिज़ायर होती है कि वो बैंगल्स ले लें। बैंगल्स मीन चूड़ियाँ। लड़कियाँ चूड़ियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ थीं, वाइल बॉयज़ मेड श्योर they had the perfect chappals to go with their शलवार कमीज़। जबकि while means जबकि लड़के इस बात का यकीन करना चाह रहे थे कि वो ऐसी चप्पल ख़रीदें जो उनकी शलवार कमीज़ के साथ अच्छी लगे। लड़के क्या ख़रीद रहे थे? What were the boys buying? Very good, the boys were buying chappals. What were the girls buying? The girls were buying bangles. While Aisha waited near a stall, observing the sights around her, आयशा जब एक स्टॉल के करीब खड़ी हुई, इर्द गिर्द देख रही थी, गौर से मुशाहिदा कर रही थी। She heard her mother's scream. उसने अपनी अम्मी की चीख सुनी। जैसे उसकी अम्मी जा रही थी उसके साथ तो एकदम से एक चोर भागता हुआ पीछे से गुज़रा, तो उसने उनकी वालदा का पर्स छीन लिया, स्नैच कर लिया। तो इससे उसकी वालदा की चीख निकली और आयशा उस चीख की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या चीखा उन्होंने? इन्वर्टेड कॉमास, हेल्प, समबडी जस्ट स्टोल माई बैग, शी शाउटेड। मदद कीजिए, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। हु शाउटेड? मदर, सिस्टर और आयशा। मदर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मदर स्क्रीम्ड। किसकी मदर? आयशा की मदर चिल्लाईं कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, बैग चुरा लिया है। आयशा सॉ अ मैन रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। आयशा ने देखा कि एक शख्स भागता चला आ रहा है जितना कि वो तेज़ भाग सकता है। एज़ फास्ट एज़ ही कुड, इतना तेज़ जितना वो भाग सकता है। विद हर मदर्स बैग, उसकी अम्मी के बैग के साथ। ही वॉज वियरिंग अ मास्क, उसने एक मुंह पर मास्क पहना हुआ है। एंड ब्लैक क्लोथ्स, और स्याह रंग का लिबास पहना हुआ है। मास्क क्यों पहना हुआ था? इन दीज डेज वी आर यूजिंग मास्क जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, बट here in the market the thief is wearing a mask just to protect her identification. अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए इसने मास्क पहन रखा था ताकि कोई इसे पहचान ना ले। तो इसने ब्लैक कलर के क्लोथ्स और मास्क वियर किया हुआ था। आयशा न्यू, आयशा जान गई। नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, के साइलेंट है, न्यू। आयशा न्यू स्टीलिंग वॉज रॉन्ग, आयशा जानती थी कि चोरी करना बुरी बात है। एंड शी कुड नॉट लेट हिम गेट अवे विद दिस, और वो उसे इस तरह जाने नहीं देगी। किसे नहीं जाने देगी? वेरी गुड, थीफ को। शी सॉ द थीफ कमिंग राइट टूवर्ड्स हर, उसने देखा कि चोर उसकी तरफ आ रहा है। एंड शी डिसाइडेड टू ब्लॉक हिज पाथ सो ही कुड नॉट गेट अवे। उसने सोच लिया, फैसला कर लिया। डिसाइड की सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, फैसला किया कि वो उसका रास्ता रोक देगी। पाथ रास्ता, ब्लॉक रोक देगी। सो ही कुड नॉट गेट अवे, ताकि वो भाग ना सके। फुल स्टॉप। क्विकली आस्किंग द फ्रूट वेंडर फॉर हेल्प। रिमेंबर, बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग ऑफ दिस लेसन आई टोल्ड यू कि आयशा ने किस तरीके से चोर का रास्ता रोका था। आयशा ने जल्दी से एक फल फरोश से मदद के लिए कहा। आस्किंग कहा, द फ्रूट वेंडर फॉर हेल्प, फेरी फरोश क्या बेचने वाला? फल बेचने वाला। फॉर हेल्प मदद के लिए। क्विकली तेज़ी से, आयशा ने तेज़ी से फल बेचने वाले से मदद के लिए कहा। आयशा टिल्टेड अ कार्ट ऑफ ब्राइट ऑरेंजेस
until they rolled down like little marbles. आयशा ने उलट दिया पूरे की पूरे रेडी को, पूरे के पूरे उसके वेंडर के, फेरी फरोश की रेडी को, जिसके ऊपर क्या रखे हुए थे? ऑरेंजेस, कार्ट ऑफ ब्राइट ऑरेंजेस। पूरे का पूरा रेड़ा जो भरा हुआ था बहुत ही प्यारे ब्राइट चमकते हुए ऑरेंजेस से। अनटिल दे रोल डाउन, जब तक वो पूरे नीचे लुढ़कते हुए गिर ना गए। लाइक लिटिल मार्बल्स, ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटे छोटे मार्बल्स हों। मार्बल्स मीन वो गोल गोल से मार्बल, शीशे के, आपके अक्सर नज़र से भी गुजरे होंगे, राउंड बॉल्स होते हैं जो एक दफ़ा अगर आप उनको हल्का सा पुश करें तो वो राउंड 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 होते हुए आगे मूव करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह कार्ट ऑफ ऑरेंजेस जो था, माल्टों से भरा हुआ कार्ट जो था, वो ज़मीन पर उलट गया। आयशा ने किसकी मदद से उल्टाया? फ्रूट वेंडर की मदद से। और वो मार्बल की तरह माल्टे जो थे वो रोल होते हुए ज़मीन पर चले गए। ये देखिए, आप नज़र आ रहा होगा आपको, ये हाथ में थीफ के उसकी मदर का बैग है, पीछे आयशा खड़ी हैं और ये जो ऑरेंजेस हैं ज़मीन पर गिरे हुए हैं। और ये थीफ जो है अब आगे इसके साथ क्या होने वाला है? हर प्लान प्रूव टू बी अ सक्सेस, उसका मंसूबा कामयाब रहा। बिफोर द थीफ न्यू वट वॉज हैपनिंग, इससे पहले कि चोर को मालूम होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ही वॉज कॉट इन अ सी ऑफ ऑरेंजेस। सी ऑफ ऑरेंजेस यहाँ क्यों कहा? सी तो समंदर को कहते हैं, ऑरेंजेस का समंदर। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा बेटा जी। सी ऑफ ऑरेंजेस का मतलब जो ज़्यादा तादाद में माल्टे ज़मीन पर गिराए गए थे तो वो इस तरह तादाद में ज़्यादा थे जैसे कि माल्टों का समंदर हो। तो माल्टों के समंदर में कौन फंस गया? थीफ। इससे पहले कि चोर को मालूम होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो माल्टों के दरख्त में, माल्टों के समंदर में फंस गया। अनेबल टू मेंटेन हिज बैलेंस, और फिर वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। मेंटेन, बरकरार, मेंटेन मीन बरकरार, और वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। हुआ क्या फिर उसके साथ? कॉमा, ही फेल डाउन ऑन हिज बैक, वो अपनी कमर के बल बिल्कुल सीधा सीधा गिर गया। आयशा शुक हैंड्स विद द फ्रूट वेंडर, आयशा ने उस फल फरोश, उस रेडी वाले से जिससे उसने मदद ली थी, उससे हाथ मिलाया। एंड थैंक्ड हिम, और उसका शुक्रिया अदा किया। फॉर हेल्पिंग हर कैच द थीफ, चोर को पकड़ने में उसकी मदद के लिए। आयशा ने किस चीज़ का उसको थैंक्स कहा? कि उसने, उस फ्रूट वेंडर ने चोर पकड़ने में आयशा की मदद की है। टुगेदर, कॉमा, they used a rope to tie his arms and feet together. इकट्ठे, together, इकट्ठे। they used, उन्होंने एक रस्सी से उस चोर के हाथ और पैर बांधे। पेज नंबर 69। आयशा returned the bag to its owner, आयशा ने बैग उसके मालिक के हवाले कर दिया। Who was the owner of the bag? कौन बताएगा कौन मालिक था बैग का? वेल डन, इसका मतलब है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं। वालदा, आयशा की वालदा का बैग था, तो आयशा ने अपनी अम्मी को उनका बैग वापस लौटा दिया। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आई हैव नेवर फेल्ट मोर प्राउड ऑफ यू माई डॉटर, सेड हर मदर। आयशा की वालदा ने कहा कि आज से पहले मुझे तुम पर इतना फ़ख्र कभी नहीं हुआ। Everyone present at the market cheered for the little girl and called her a hero. Everyone present at the market, हर एक जो मार्केट में मौजूद था, cheered, खुश हुआ, for the little girl, उस छोटी लड़की के लिए, and called her a hero, और सब उसे क्या कहने लगे? वाह भाई, तुम तो हीरो निकली। एज अ रिवॉर्ड फॉर हर ब्रेवरी, और उसकी बहादरी के इनाम के तौर पर, रिवॉर्ड का मतलब इनाम, अजर,
और उसकी बहादुरी के इनाम के तौर पर एंड इंटेलिजेंस और जहानत के बदले एवरी शॉपकीपर गेव आयशा आ लिटिल प्रेजेंट। हर दुकानदार ने आयशा को छोटे छोटे तोहफ़े दिए। प्रेजेंट एक तो होता है ना, जिसका मतलब होता है हाजिर। जब हम अटेंडेंस लेते हैं, आपके नाम बुलाते हैं, तो आप कहते हैं प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट टीचर, प्रेजेंट। तो यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब तोहफ़े हैं। हर दुकानदार ने आयशा को छोटे छोटे तोहफ़े दिए। दे सेड दिस वॉज हर ईदी, और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी ईदी है। हेयर यू कैन सी द सेकेंड फॉर्म ऑफ से। दिस इज सेड, सेड, से, सेड, सेड। और कहा कि ये तुम्हारी ईदी है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के इख्तिताम पर, शी वॉज वॉकिंग होम विद बैग्स फुल ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ्स। जब वो घर वापस आई तो उसका बैग खूबसूरत, बहुत ही हसीन कपड़ों से भरा हुआ था। शूज़, जूतों से, एंड ज्वेलरी, और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी से यानी ज़ेवरात से भरा हुआ था। Who will tell me कि ये ज़ेवरात, जूते और कपड़े कहाँ से मिले उसको? Well done, excellent। ये कपड़े, जूते और ज़ेवरात वो गिफ्ट्स थे, प्रेजेंट्स थे, जो कि वहाँ के शॉपकीपर्स ने उसे दिए थे। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आई कांट वेट टू विज़िट द मार्केट अगेन। मैं अब बेचैनी से दोबारा मार्केट जाने का इंतज़ार करूँगी। बट प्लीज़ कीप योर बैग सेफ़ नेक्स्ट टाइम। लेकिन अम्मी, आप अगली दफ़ा अपना बैग बहुत हिफाजत से रखिएगा। किसने कहा होगा? जी बिल्कुल, आयशा ने कहा कि अम्मी, आप नेक्स्ट टाइम अपना बैग बहुत हिफाजत से रखिएगा। फुल स्टॉप। बीइंग अ हीरो इज़ एन एग्जॉस्टिंग वर्क। हीरो बनना बहुत थका देने वाला काम है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। कौन कह रहा है ये? जी, आयशा इज़ सेइंग दैट बीइंग अ हीरो इज़ एन एग्जॉस्टिंग वर्क, कि हीरो बनना एक बहुत ही थका देने वाला काम है। फुल स्टॉप। आयशा लाफिंगली टोल्ड हर मदर। आयशा ने हंसते हुए अपनी अम्मी से कहा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3, द रीडिंग, ट्रांसलेशन, द थीफ एट द मार्केट। होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू विद मी। आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, और आई होप कि अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आया है तो आप ख़ुद से MCQs बनाइए। जितने भी आप MCQs बनाएंगे आपकी रीडिंग और अच्छी होगी। बार बार रीडिंग कीजिए ट्रांसलेशन के साथ। मुश्किल अल्फाज को लेड पेंसिल से अपने पेजेस के ऊपर लिख लीजिए। और ये जितना भी काम मैंने आपको करवाया है, जिसमें आज आपके ये डिक्टेशन वर्ड्स थे, उसके बाद आपके वर्ड्स मीनिंग थे, और वर्ड्स सेंटेंसेस थे, ये सब आपने याद करके अपनी मदर को छोटे छोटे टेस्ट देने हैं, ताकि आपकी साथ साथ प्रेपरेशंस भी होती जाएं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और रीडिंग विद ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर 4 पढ़ ली। आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम इस चैप्टर का बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 69। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF के ज़रिए पहले ही भेजे जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोहरा दूंगी ताकि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। तो आप सब तैयार हैं? ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड बुक्स एज वेल। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ऑन व्हाट कंडीशन हैड आयशा बीन अलाउड टू गो टू द मार्केट विद हर मदर? किन शराइत पर आयशा को अपनी वालदा के साथ मार्केट जाने की इजाज़त मिली? द आंसर इज़, it was decided
that Aisha would stay close to her mother and would not wander off on her own. Full stop. The next question is, what were some of the food items being sold at the market? Question mark. कौन कौन सी खाने की अशिया मार्केट में मिल रही थीं? फूड आइटम्स, खाने पीने की चीज़ें मार्केट में मिल रही थीं. आंसर इज़ फ्रूट्स, कॉमा, वेजिटेबल्स, कॉमा, चाट, कॉमा, शुगर केन जूस वर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. फुल स्टॉप. Question number 3. What were the girls buying? Question mark. How was it different from what the boys were buying? Question mark. यहाँ पर दो सवालों को इकट्ठा कर दिया गया है. पहले सवाल का मतलब है कि लड़कियाँ क्या ख़रीद रही थीं. सवाल नंबर 2 जो इसी का हिस्सा है, ये लड़कों से किस तरह मुख्तलिफ था जो कि वो ख़रीद रहे थे. द आंसर इज़ गर्ल्स वर बाइंग बैंगल्स वाइल द बॉयज़ वर बाइंग चप्पल्स फॉर ईद. ई कैपिटल लिखेंगे. फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द थीफ. फुल स्टॉप. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि जब किसी सवाल को डिस्क्राइब, डिफ़ाइन इस तरह के अल्फाज से शुरू किया जाए तो आखिर में क्वेश्चन मार्क बेटा नहीं लगाते. द आंसर, सबसे पहले मैं क्वेश्चन का मतलब बता दूँ कि चोर की शबाहत कैसी थी, उसका फ़िज़िकल कंडीशन कैसा था. द थीफ वॉज वियरिंग अ मास्क and dressed in black clothes. Full stop. He was running fast. Full stop. The next question is, what was Aisha's plan to stop the thief and who helped her? Question mark. आयशा के चोर को रोकने के लिए क्या प्लान्स थे और किसने मदद की. द आंसर इज़ आयशा स्टॉप द थीफ बाय टिल्टेड कार्ट ऑफ ऑरेंजेस. फुल स्टॉप. द फ्रूट वेंडर हेल्प्ड हर. फुल स्टॉप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वॉज आयशा रिवॉर्डेड फॉर बीइंग अ हीरो? क्वेश्चन मार्क. डू यू थिंक बीइंग अ हीरो इज़ हार्ड? आयशा को एक हीरो के तौर पर किन इनामात से नवाजा गया? दूसरा सवाल जो इसी का हिस्सा है, क्या आप जानते हैं कि हीरो बनना कितना मुश्किल है? क्वेश्चन मार्क. आयशा, आंसर है आयशा वॉज रिवॉर्डेड विद डिफरेंट गिफ्ट्स by shopkeepers. Full stop. It is hard to be a hero. हीरो बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. आयशा को शॉपकीपर्स की तरफ से इनामात से नवाजा गया और हीरो बनना बहुत मुश्किल काम है. अब हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करेंगे. आई होप you have all done with question answers. Page number 70. My dear students, open your book, hold your lead pencils. I am defining the book work, page number 70. Here you can see words opposite. जिस तरह उर्दू में आप अल्फाज मुतज़ाद करते हैं, इसी तरह आप इंग्लिश में वर्ड्स ऑपोजिट करेंगे. वर्ड्स हैं शॉपकीपर, शॉपकीपर दुकानदार. अब इसके मुतज़ाद यानी इसका उलट वर्ड क्या है? कस्टमर. कस्टमर
आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपकी आवाज़ और बोलने का अंदाज़ बेहतर हो सके। आप सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ साथ प्रोनंसिएशन, क्या वर्ड बोला है मैंने, प्रोनंसिएशन, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। द सेकेंड वर्ड इज़ गर्ल्स, ऑपोजिट बॉयज़। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल मीन्स सादा, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स पेचीदा, मुश्किल। हेल्दी, हेल्दी। वीक, हेल्दी मीन्स सेहतमंद, वीक मीन्स कमज़ोर। हैवी, हैवी। लाइट, हैवी भारी, लाइट हल्का। ब्राइट, रोशन, डल मध्यम। रिवॉर्ड, इनाम, पनिशमेंट सज़ा। सो write down these words opposite on your notebook. The next is grammar. As you know, there are 8 parts of speech. We have all learnt about parts of speech. What are these? Yes, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. So adjective is a part of speech. Adjective उर्दू में इसम सिफ्त को कहते हैं। Adjective shows the quality of a noun. किसी भी नाउन की, इसम की क्वालिटी या सिफ्त को बयान करने के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। आप आज यहाँ पर एडजेक्टिव की काइंड्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव की बहुत सी काइंड्स होती हैं। सिर्फ अब जो कॉमन आपने अभी तक पढ़ी, क्योंकि आप छोटी क्लास में थे तो आपने एडजेक्टिव की जो काइंड्स पढ़ी उनमें सिर्फ क्वालिटी पढ़ी आपने। आज मैं आपको एडजेक्टिव की 6 काइंड्स के बारे में बताऊंगी। एडजेक्टिव की 6 काइंड्स हैं। देयर आर 6 kinds of adjective. Here I am going to brief the first, quantity. पहली काइंड है एडजेक्टिव की क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मिकदार। क्या मतलब है? मिकदार। अब जैसे आप किसी भी चीज़ को मैयर करते हैं तो आपके पास मिकदार होती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। Adjective can tell us how many nouns are being talked about in a sentence. E.g. example, too, many, much, more. यानी एक नाउन की मिकदार के बारे में आपको बताया गया है तो उसको एडजेक्टिव की क्वांटिटी कहा जाता है। यानी ऐसी बात जिसमें मिकदार बयान की जा रही हो, यानी कि कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, टू मैनी है, मच मोर, तो ये सब एडजेक्टिव की क्वांटिटी में आ जाएगा। तो एडजेक्टिव की फर्स्ट काइंड का नाम क्या है? क्वांटिटी। ये आपने साथ साथ याद करने हैं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। The first kind of adjective is quantity. 2 दफ़ा इसमें टी इस्तेमाल हुआ है। Q U A N quan, T I T Y टिटी, क्वांटिटी। यानी ऐसा इसमें सिर्फ जिसमें मिकदार बताई गई हो उसको एडजेक्टिव की क्वांटिटी यानी क्वांटिटी मिकदार एडजेक्टिव की काइंड का पहला नंबर काइंड क्वांटिटी। द फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज क्वांटिटी। नंबर 2
क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब खसूसियत, ख़ासियत। अच्छाई में भी हो सकती है, बुराई में भी हो सकती है, यानी कोई भी इस्म जो अच्छाई या बुराई उससे मुतल्लिक बयान की गई हो तो एडजेक्टिव की सेकंड क्वालिटी, एडजेक्टिव की सेकंड काइंड क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Adjectives can tell us the nature of the noun. Example, good, bad, etc. वही बात जो अभी मैं एक्सप्लेन करके गई। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हमें बताता है कि क्या ख़ासियत है, नेचर, क्या क्वालिटी है किसी नाउन की जो बयान की गई है। अच्छा है, बुरा है, जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी में, काइंड में आ जाएगी। एडजेक्टिव की सेकंड काइंड, एडजेक्टिव ऑफ द कंपटीशन। यहाँ पर स्मार्ट पाकिस्तानी बॉय, ठीक है, ये क्वालिटी है लड़के की और लड़का इसमें नाउन है, स्मार्ट पाकिस्तानी बॉय। नंबर 7, द डल लाइट made the sleepy baby close his tiny eyes. यहाँ पर डल, स्लीपी और टाइनी, तीन आपको एडजेक्टिव नज़र आएंगे जो आपने अंडरलाइन करने हैं। नंबर 8, the round table was placed in the dark corner of the room. Round, डार्क कॉर्नर, राउंड और डार्क कॉर्नर को आपने अंडरलाइन करना है। नंबर 9, द लॉयल, काइंड एंड जेनरस प्रिंस वॉज फेमस ऑल ओवर द लैंड। द लॉयल, काइंड एंड जेनरस प्रिंस वॉज फेमस ऑल ओवर द लैंड। यहाँ पर लॉयल, काइंड, जेनरस और फेमस, इनको आपने अंडरलाइन करना है। नंबर 10, हाफ ऑफ द पीपल इन दिस रूम लव सेवरी फूड वाइल द अदर हाफ लव्स स्वीट डिशेस। यहाँ पर हाफ, सेवरी और हाफ, दोबारा से इन तीनों को आपने अंडरलाइन करना है। हाफ, सेवरी, हाफ, इन तीनों को आपने अंडरलाइन करना है। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एरो बनाकर लिखना है कि ये कौन सी काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको ये आपके कॉलम्स में जो मैंने अभी पढ़ाया है उन सब में मिल जाएगा। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू। ये आपने अपनी नोटबुक पर करनी है। इसके बाद आपका एक और इंटरेस्टिंग सा काम है जो कि आपने लिखना है। नाउ प्रैक्टिस योर न्यू नॉलेज of adjectives by describing 5 objects in your classroom. आपने अपने क्लासरूम में कोई से 5 ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखना है कि उनकी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स या क्वालिटीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर चेयर है, इस चेयर के बारे में आपने 5 लाइनें लिखनी हैं। आप ब्लू चेयर मिसाल दी हुई है। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड यानी काले रंग का बोर्ड जिसके ऊपर आप लिखते हैं, तख्ता स्याह भी कहते हैं इसको। आ ब्राउन डेस्क, आ बिग विंडो, आ लार्ज टेबल, आ ब्यूटीफुल चार्ट। ये तो थी आपकी क्लासरूम से रिलेटेड, लेकिन अब आप घर में बैठे हैं एंड यू आर नाउ इन योर रूम। सो
you have to solve this activity by yourself. So see here and there in your room and search 5 things which you can describe in your own words. कोई सी 5 चीज़ें देखें, फ़ैन देखें, बेड देखें, बेड कवर देखें, आपके पास और क्या क्या पड़ा हुआ है जिससे आप एडजेक्टिव की काइंड्स के साथ यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। पेज नंबर 74, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे मैं आपसे गुफ्तगू करूं और जिसमें लिखना ना हो, ज़बानी कलाम करना हो। तो ओरल का मतलब होता है ज़बानी, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, ज़बानी कलाम या बातचीत। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, अपने बारे बताना। इमेजिन यू आर इन अ रूम फुल ऑफ पीपल यू डू नॉट नो। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जो लोगों से भरा हुआ है जिनमें से आप किसी को नहीं जानते हैं। हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपना तारुफ कैसे करवाएंगे। Dear students, it's very important for everyone to speak in English, but first of all, you will have to collect lots of vocabulary. The use of dialogue to convey meaning is called oral communication. एक दूसरे से मुकालमा करना, बातचीत करना क्या कहलाता है? ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। Using quotations, quotation marks that look like tiny। अब यहाँ पर आपको जो सिखाया जा रहा है वो आपको इन्वर्टेड कॉमास के बारे में बताया जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने आपको 66 के तौर पे रिकग्नाइज़ करवाया है, लेकिन अगर आप 66 की तरह डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा। सो यू विल हैव टू पुट इन्वर्टेड कॉमास। जस्ट फर्स्ट you will have to put a full stop, then you have to turn it like this, full stop, like this, full stop, like this, full stop and turn। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद जब आप अपनी बातचीत किसी की मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर इस कोटेशन मार्क को इस तरह बंद करते हैं। जैसे उर्दू में आप वाओ डालते हैं, वाओ ये बड़ा है। अब इसी की शेप को जब हम स्मॉल कर देंगे तो ये आपके कोटेशन मार्क्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। सो जस्ट लाइक दिस, अ फुल स्टॉप एंड टर्न इट ओवर, फुल स्टॉप एंड टर्न इट ओवर, एंड देन एंड करने के लिए फुल स्टॉप, just like the shape of wow। So ये वो कोटेशन मार्क्स हैं कि जो आप अपने डायलॉग में इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी से मिलते हैं। You can enclose speech into your sentence। Let's learn how to use speech in the simplest way। ये वाली एक्टिविटी आपने आज से अपने घर में शुरू कर देनी है। आपने अपनी मदर से, अपने फादर से, भाई से, बहन से, कज़न से, जिससे भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करनी है। बेटा फर्स्ट आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, कभी भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर डर रहा या आप हिचकिचाते रहे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बोलिए, बेशक गलत बोलिए, आहिस्ता 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 आपके अल्फाज में रवानी आती जाएगी जिसको फ्लुएंसी कहते हैं। तो जब आपके अंदर फ्लुएंसी पैदा हो जाएगी और आप रवानी से बोलना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप ख़ुद अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। अब यहाँ पर आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, किसी से कैसे अपना तारुफ़ करवाना है, उसकी मिसाल दी जा रही है। You can introduce yourself to a group by following these 3 steps। 3 स्टेप्स में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम में कुछ गेस्ट्स आए हैं,
जिनमें आपकी एज से मिलती जुलती एज का एक बच्चा भी है, चाहे वो बॉय समझ लें या गर्ल समझ लें। तो आपने एंटर होना है ड्राइंग रूम में और सबको अस्सलामु अलैकुम कहना है। अब आपके एज फेलो से आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है? द फर्स्ट स्टेप इज़ यू शुड ऑलवेज़ स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अच्छे तरीके से अलैक सलैक यानी सलाम दुआ से अपनी बात का आगाज़ करना है। रिमेंबर, जब आप असेंबली में आते थे और मैं आपसे असेंबली कंडक्ट करती थी तो सबसे पहले हम अस्सलामु अलैकुम, देन हाउ आर यू, उसके बाद हम अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते थे। तो सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से मिलना है। क्या तरीका है ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमा जो मैंने आपको अभी सिखाए, कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा, हेलो, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हेलो, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अस्सलामु अलैकुम, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो एक छोटा सा वन और उसके नीचे आपको डॉट नज़र आता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। गुड मॉर्निंग, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और कोटेशन मार्क बंद हो गए। यानी आपने किस तरह मिलना है, जैसे 1 मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आपके फ्रेंड खड़े हैं, तो आपने उनसे क्या कहना है? हेलो, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। रिपीट कीजिए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। द सेकेंड स्टेप इज़ दिस शुड बी फॉलोड बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हु यू आर। अब सेकेंड में आपने जो स्टेप करना है वो ये है कि आपने उनके बारे जानना है। अपना तारुफ़ करवा दिया, अस्सलाम वालेकुम, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, और फिर आपने पूछना है हाउ आर यू, या आपने पूछना है हु आर यू, आप कौन हैं। अब जो आपका फ्रेंड है वो जवाब देगा माय नेम इज़ असलम, आई एम 10 years old, आई लव क्रिकेट। बातचीत तो आपको पता है कि जब बात करेंगे तो फिर नेक्स्ट पर्सन जो है वो जवाब देंगे, तो इस तरह आपकी बातचीत चलना शुरू हो जाएगी। बट it's very important to start with greetings. Step number 3, make sure you end your introduction politely. अब आपने बातचीत भी कर ली, आपने उनका हाल चाल भी पूछ लिया, अपने बारे बता दिया, अब आप बातचीत ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये तरीका नहीं है कि आप सलाम दुआ किए बग़ैर उनसे हाल चाल पूछने के बाद उनको छोड़ के वैसे ही चले गए। नो, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। अब एंड करने का तरीका क्या है? पोलाइटली। यहाँ एक नया वर्ड पढ़ा आपने, पोलाइटली, नरमी से, प्यार से। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने क्या कहना है बातचीत ख़त्म करने के लिए? थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने आज से ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या कहना है? आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा। आई होप वी कैन गेट टू नो ईच अदर बेटर। क्वालिटी। नंबर 3, द थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ एडजेक्टिव ऑफ साइज़। साइज़, साइज़ जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आप बाज़ार जाते हैं, आपकी मम्मा आपके लिए ड्रेसेस लेती हैं, शॉपकीपर से कहती हैं कि प्लीज़ आप मुझे स्मॉल साइज़ में दिखाइए, मीडियम साइज़ में या लार्ज साइज़ में। तो ये जो साइज़ है समटाइम्स सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ साइज़ के साथ पे आता है। ये एडजेक्टिव की तीसरी काइंड है। डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस एडजेक्टिव कैन टेल अस how much space is occupied by the noun। ये एडजेक्टिव हमें बताता है कि नाउन ने कितनी जगह घेरी है, यानी नाउन कितना बड़ा है। मिसाल है ह्यूज, बहुत बड़ा,
टाइनी बहुत छोटा, टॉल लंबा, वग़ैरह वग़ैरह। यानी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ 3 एग्ज़ाम्पल्स ही आएँ, ये तो मैंने आपको मिसाल देने के लिए बताया है, लेकिन जहाँ भी आपको सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स नज़र आएँ तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस बिलोंग्स टू एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ साइज़। सो वी हैव लर्नड अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी and size. Quality, quantity, size. So move on. The fourth kind of adjective is shape. Shape. Shapes आपने बचपन में अपने क्लास 1, क्लास 2 और इवन इससे भी जूनियर लेवल पे सीखी हुई हैं। शेप्स यानी कि आपकी जो एक ख़ास किस्म की शक्ल होती है या जो साख्त होती है, बनावट होती है, उसको कहते हैं। एडजेक्टिव्स कैन टेल अस अबाउट द फॉर्म ऑफ अ नाउन। ये एडजेक्टिव हमें किसी भी नाउन की फॉर्म यानी उसकी ज़ाहरी शक्ल के बारे में बताता है। एग्ज़ाम्पल, स्केयर, कि ये चीज़ स्केयर है। स्केयर यानी कि ये चीज़ आपकी जो है वो स्केयर शेप में है। राउंड गोल है, ओवल बेज़वी है, या इसके अलावा भी अशकाल हो सकती हैं। तो द फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव shows us the form of a noun. The fifth one is color. Color. कलर का मतलब रंग। रंग बाज़ दफ़ा एडजेक्टिव को ज़ाहिर करते हैं। एडजेक्टिव्स कैन टेल अस अबाउट द कलर ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल, पिंक, ब्लू, रेड एट्सेट्रा। ये इसमें सिर्फ किसी भी इसम के रंगों बारे बताते हैं। सो टिल नाउ we have learnt about 5 kinds of adjective. Number 1, quantity, quality, size, shape and color. And the last one is origin. Origin. Let's pronounce with me. Origin. Origin का मतलब ताल्लुक़, कि कोई चीज़ या नाम कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। एडजेक्टिव्स कैन टेल अस अबाउट द सोर्स ऑफ द नाउन। एग्जाम्पल, पाकिस्तानी, इंडियन एट्सेट्रा। यानी जब भी किसी जुमले में आप ये देखें कि किसी मुल्क से, किसी ज़बान से या किसी भी जगह से किसी नाउन या इसम को रिलेट किया हो, उसका ताल्लुक़ जोड़ा गया हो, तो वो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। सो रिपीट अगेन। नंबर 1 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of size, adjective of shape, adjective of color and adjective of origin. मैं आपके साथ साथ दोबारा से रिपीट करती हूँ। Close your eyes and try to repeat these kinds of adjective with me. जी, किसको पता है नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 1 एडजेक्टिव की काइंड कौन सी है? Raise your hand. Very nice. I can see your face. Number 1 quantity, number 2 quality, number 3 size, number 4 shape, number 5 color, number 6 origin. Open your hand and try to count these kinds of adjective on your fingers. थंब पे आपने क्वांटिटी को काउंट करना है। थंब क्वांटिटी,
नेक्स्ट फिंगर क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, द फिंगर ऑफ अदर हैंड, ओरिजिन। तो ये 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। आई होप you have understood well. Now move on to the other question of the book work related to this lesson. अब आपने यहाँ पर एक लिस्ट देखी है, पेज नंबर 71 ओपन कीजिए। Here is a list of some common adjectives of each type. अभी हमने जो adjectives पढ़े हैं अब उनकी डिटेल बताई जा रही है। तो फर्स्ट we will learn about एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मेरे साथ पढ़ेंगे मच, इनफ, सम, 50, होल, हाफ, एवरी। द नेक्स्ट क्वालिटी, क्वालिटी के कॉलम में हमें मिलेंगे स्वीट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, यंग, काइंड, famous, naughty. The third column is size, huge, small, big, tiny, tall, short, large. Page number 72, first column is of shape, square, round, oval, curved, rectangular, straight, narrow. Second column is of color, bright, dull, black, dark, light, yellow, blue. The last column is origin, northern, eastern, Pakistani, Indian, Hyderabadi, American, Lahori. So we have learned about the kinds of adjective. अब इसी से मुतल्लिक आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपने एडजेक्टिव की काइंड्स को सॉर्ट आउट करके उनके नाम लिखने हैं। सो पेज नंबर 72 एक्सरसाइज सवाल है अंडरलाइन all of the adjectives in each of these sentences, full stop. नीचे दिए हुए जुमलों में आपने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। एक पार्ट हो गया सवाल का। अब दूसरा सवाल क्या कहा जा रहा है, रीराइट द एडजेक्टिव्स कॉमा मेंशनिंग वेदर दे आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर और ओरिजिन। जी आपने बताना है और मेंशन करना है कि क्या ये एडजेक्टिव इन तमाम काइंड से ताल्लुक़ रखते हैं। सो यू आर गिवन अ very detailed example here and you can take advantage of this example. Just like the given example, you will have to solve all the fill in the blanks. So hold your pencils in your hand. I am giving you the correct answer of kinds of adjective. आपने अंडरलाइन करना है और दिए गए एग्जाम्पल की तरह आपने उसका एरो बनाकर उनके नाम लिखने हैं कि ये कौन कौन से काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। आपने अंडरलाइन किसको करना है, ओपन योर बुक। द नैरो रोड डिड नॉट हैव एनी कार्स, फुल स्टॉप। इसमें कौन से दो एडजेक्टिव्स आप देख रहे हैं, द फर्स्ट वन इज़ नैरो and the second one is any. Underline these adjectives. आपने बताना है कि narrow और any ये दोनों कौन कौन सी kinds of adjective में आते हैं। Second, my American friend is very beautiful and kind. तो इसमें आपको 3 adjective नज़र आएंगे। पहला है अमेरिकन फ्रेंड,
इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द सेकेंड इज़ ब्यूटीफुल, इसी लाइन में ब्यूटीफुल को अंडरलाइन कीजिए। और लास्ट में है काइंड, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। नंबर 3, his tall cousin spends all of his money buying expensive books। अब यहाँ पर tall और expensive को अंडरलाइन करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ वही वर्ड्स लिख के दिए हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि आपने अंडरलाइन करने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो वक्त की कमी और दूसरा बोर्ड पर ये बहुत लंबी एक्टिविटी है, वो हो नहीं सकती। सो आई हैव डन इट फॉर यू इन अ वेरी वेरी ब्रीफ वे। टॉल, एक्सपेंसिव दोनों को अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट इज़ आई हर्ड a loud noise coming from that empty house। इसमें loud और empty को अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों क्वालिटीज़ हैं। नंबर 5, my hungry friend said she could eat a large meal for lunch today। यहाँ पर hungry और large दोनों को अंडरलाइन करेंगे। 6th one is the smart Pakistani boy won। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। सबसे पहले आपने क्या पूछा? हेलो, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। उसके बाद आपने पूछा हु यू आर, आप कौन हैं? उन्होंने बताया माई नेम इज़ असलम, I am 10 years old, I love cricket। अगर कोई आपसे पूछता है who you are या how are you, तो आप क्या कहते हैं? I am fine, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसके ऊपर भी आपके कुछ लेक्चर्स लूँगी कि how can you speak in English। बहुत ही आसान तरीके से जैसे क्लास में हम प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह मैं आपके लेक्चर्स लूँगी ताकि ख़ानदान में कहीं भी किसी भी फ्रेंड के सामने आप बेझिझक होकर इंग्लिश में बात कर सकेंगे। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, हेल्प आयशा टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ। आयशा की मदद कीजिए कि वो अपना तारुफ़ करवा सके। फॉलो द 3 steps you have just learned। आप उन स्टेप्स की रोशनी में उसको मदद फराहम करें जो अभी आपने पढ़े हैं। एंड राइट 3 sentences, और 3 जुमले इन क्लाउड्स में लिखने हैं। ये आयशा खड़ी हैं और यहाँ पर 3 क्लाउड्स हैं जिनमें आपने आयशा को इंट्रोडक्शन देना है। पहले क्लाउड में आप क्या लिखेंगे, किस तरह ग्रीट करेंगे आप? वेरी गुड, हेलो, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। और फिर सेकंड में क्या लिखेंगे आप? हाउ आर यू या हु यू आर। फिर आयशा जवाब देंगी माई नेम इज़ आयशा, आई एम 10 years old, आई लव टू प्ले विद डॉल्स। ज़ाहिर है आयशा क्रिकेट तो नहीं खेलेंगी, तो आयशा क्या जवाब देंगी? आई लव टू प्ले विद टॉयज़ या आई लव टू प्ले विद डॉल्स। सो उसके बाद आपका अगला पेज है पेज नंबर 75, क्लास एक्टिविटी। क्लास एक्टिविटी में टेक टर्न्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लास। क्योंकि आप अभी यहाँ मेरे पास क्लास में मौजूद नहीं हैं, बट व्हेन यू विल कम इंशाल्लाह वन डे आई विल डू practice this activity in the class, but first of all you will all have to practice speaking English। आपने अपने बहन भाई को पार्टनर बनाकर उनके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी है। In the story, Aisha visits the market with the mother. She loves everything she sees, smells, hears and tastes there. She even has a little adventure। और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये थी क्रिएटिव राइटिंग की हेडिंग। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अपने अल्फाज में आपने लिखना है। हैव यू एवर बीन टू द लोकल मार्केट? क्या आप कभी अपनी मार्केट गए हैं? इन 5 sentences डिस्क्राइब द डिफरेंट साइट्स, साउंड्स
and smells you found there. आपने जो वहाँ पर नज़ारे देखे, आवाज़ें सुनी और खुशबू सूंघी, उसके बारे बताइए। अब यहाँ पर आपने अपने अल्फाज में 5 लाइन्स लिखनी हैं। इट्स योर एक्टिविटी। जैसी भी लिखें, कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो जाती है तो मैं आपको गाइड कर दूंगी, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो फिर आपके जहन में जो चीज़ें हैं आप वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, टेक इट वेरी ईजी, ट्राई टू एन्जॉय योर लेसन। अगर आपने अपने लेसन्स को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो आपको कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं लगेगी। सो टुडे वी ऑल हैव लर्नड अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव and we have underlined the adjective and much more. So I hope you all have enjoyed this lesson. Please go through this unit, this chapter very comprehensively, and do write and do practice all the things we have taught you today. So till the next lecture, Allah Hafiz, stay safe, stay home.